This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पिछले साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, एक नेशनल इकनॉमिक एजेंडा होना चाहिए। अब ये चार्टर ऑफ इकॉनमी है, ये भी कहा गया कि जी इसको उसी लाइन पे मुरतब करना चाहिए जैसे कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो भी बातें थीं, जो मसवदा था, जो भी उनका एजेंडा था, वो सामने आए थे। यानी 2006 में जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था दो पॉलिटिकल पार्टीज़, PPLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसी लाइन पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम से कम एक चीज़ पे मुत्तफ़िक होना चाहिए कि चार्टर ऑफ इकॉनमी को हम मुरतब करें। अब चार्टर ऑफ इकॉनमी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ तो बिल्कुल सामने क्लियर है कि जी आप अपनी मईशत को अपनी सियासत से अलग कर दें, यानी इकॉनमी को पॉलिटिसाइज़ आप कभी भी ना करें। आपकी इकनॉमिक पॉलिसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉजिटिवली उसको क्रिटिसाइज़ करना है करें, लेकिन पॉजिटिवली उसको देखना चाहिए कि इसके जो मकासद हैं वो पाकिस्तान, हमारे मुल्क के मफाद में हैं कि नहीं। अगर हैं तो उस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। दो चार चीज़ें, अगर हम किसी भी हुकूमत की बात करें, पिछली कई हुकूमतों की बात करें, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में होती है तो वो दो चार चीज़ें तो करती हैं। पहली चीज़ कीजिए, सब्सिडीज़ हैं, कोशिश की जाए कि कम से कम सब्सिडीज़ हों ताकि जो हमारा बजट है वो ज़्यादातर बजट जो है वो सब्सिडीज़ की नज़र ना हो जाए। फिर एक और चीज़ कीजिए, कोशिश की जाए कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हैं इनको हम अवॉइड करें। अब उसके लिए ज़ाहिर है IMF की तरफ जाना पड़ता है, डोनर एजेंसीज़ की तरफ जाना पड़ता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म और एक्सपेंसिव मेजर्स लिए जाते रहे हैं टू हैंडल द पावर क्राइसिस, ये जो हम बिजली की लोड शेडिंग वगैरह देखते हैं। अब ये चीज़ें वो हैं जो तकरीबन हर हुकूमत, जिस भी हुकूमत की हम बात करें, वो ये करते रहें। और सबसे जो एक अहम चीज़ जो हमने हमेशा देखा है पिछली कई हुकूमतों के दौरान, वो ये कि चूँकि हम फिस्कल डेफिसिट के मसाइल से दो चार हैं, 8% तक हमने देखे, तो इसको एड्रेस करने के लिए एडहॉक रेवेन्यू मेजर्स लिए जाने चाहिए, जो हम अक्सर देखते हैं। इस हुकूमत के दौरान भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं। फिर इसके लिए ज़रूरी है कि FBR को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इससे क्या मुराद है कि FBR इंडिपेंडेंट हो? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं कि जी क्या वाकई इकॉनमी को, जो हम बात करते हैं कि जी चार्टर ऑफ इकॉनमी को हम उस तरीके से लेके चलें और हम वही चीज़ें, जैसे कि हमने देखा था कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था 2006 में, तो उसी लाइन पे उसी रवाबित के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ हम इस चीज़ को भी देखें और चार्टर ऑफ इकॉनमी भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे सामने आए, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। इसलिए कि हम देखते रहे कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से बातें करती रही हैं, अपना एजेंडा वगैरह देती रही हैं। अब पाकिस्तान में अगर हम देखें पिछले कम से कम 8 साल से, तो इकनॉमिक कंडीशन एज सच, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एज सच हमने नहीं देखी। अगर पिछले माली साल की हम अपनी इकनॉमिक ग्रोथ ही देखें तो 4.7%, विच इज़ नॉट रियली दैट इनकरेजिंग फॉर द इकॉनमी वर्थ $257 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स नॉमिनल GDP। हम दुनिया में देखते रहें कि काफ़ी ऐसी इकॉनमीज़ हैं जो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। छोटी इकॉनमीज़ की हम बात करते हैं, बांग्लादेश की इकॉनमी 6% पे ऑन एवरेज ग्रो करती रही है। ताइवान की बात कर लें, वियतनाम की बात कर लें, कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए हैं। क्या वाकई पाकिस्तान का नेशनल इकनॉमिक एजेंडा चार्टर ऑफ इकॉनमी के ज़रिए सामने आ सकता है? अगर आएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और फिर जो हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स हैं उनका स्टैंड क्या होगा, क्या चीज़ सामने आ सकती है, उससे फ़वाइद क्या होंगे, ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है फारूक डारी साहब ने। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यूनिमैक्स इम्पैक्स के। फारूक साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि आपके इल्म में है कि ख़ास तौर पे पिछले साल
जब थर्ड बजट इस हुकूमत का सामने आ रहा था तो बजट से पहले चीज़ें सामने आई थी और फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो काफ़ी इसको सपोर्ट कर रहे थे कि जी चार्ट ऑफ इकोनॉमी की तरफ हमें जाना चाहिए। हम तमाम लोगों को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको मिलकर साथ बैठना चाहिए ताकि एक नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा हो। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, बात यह है कि इस वक्त मुल्क को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की सख्त ज़रूरत है। वजह यह है कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स आजकल जो देख रहे हैं उसमें जो फुकदान है और जो कमी देखी जा रही है वो ये है कि पहले तो हमें जो बेसिक पॉलिसी है वो ये है कि पहले आपकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद प्रोजेक्ट लगने चाहिए। लेकिन यहाँ होना भी ये चाहिए और ये दिस इज़ द बेसिक थिंग, ये जो एक है। लेकिन अब हो ये रहा है कि पहले प्रोजेक्ट लग रहे हैं और बाद में उसकी जो है फिजिबिलिटी बनाई जाती है। उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। व्हाट अ पिटी कि गडानी वाला जो प्रोजेक्ट है इट हैज़ बीन अबेंडन्ड। ये जो 6600 मेगावाट का था। एग्जैक्टली क्यों? कि पहले इन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया और फिर जब फिजिबिलिटी बनाई तो दैट इज़ नॉट वायबल। ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, बड़ा वावेला हुआ, मीडिया में काफ़ी हाइप क्रिएट हुई और जो एमडी है उनको 10 लाख रुपए महीने पे रखा गया। खैर वो तो उनका, लेकिन इस गरीब मुल्क में जनाब तो ये और पहले ज़माने में जब 60s में डॉक्टर महबूब हक का जो 5 years प्लान होता था, इकोनॉमिक प्लान, उसको जिस तरह हम फॉलो करते, जितने सक्सेसफुली हमने राइज और डेवलप किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह में, वही प्लान कोरिया ने अडॉप्ट किया और कोरिया कहाँ से कहाँ निकल गया और हमें देखा। क्या ज़बरदस्त बात कर दी आपने, क्या ज़बरदस्त बात की कि डॉक्टर महबूब हक साहब की जो पॉलिसीज़ थी उसको कोरिया ने अडॉप्ट किया। और आज जब हम देखें तो हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1,500 है और कोरिया की पर कैपिटा इनकम इज़ $27,000 अमेरिकन डॉलर्स। एक्सेलेंट, यू आर राइट। तो अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि इस वक्त और भी इतनी अबतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आप देखें कि पॉलिसीज़ आर बीइंग मेड बाय द नॉन प्रोफेशनल्स। अभी आई एम सॉरी टू से कि जहाँ हमें इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है वहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में तो एक चीज़ समझ ली जाती है कि निजात दहिंदा हर चीज़ में जो है आपके ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। भाई जिसका जो काम है उसको वो काम करने दें। बिल्कुल। पिछली गवर्नमेंट की जो भी पिछली गवर्नमेंट होती है उसकी जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है वो उसको कंटिन्यू नहीं करते, बजाय ये कि वो कंटिन्यू उस प्रोग्राम को आगे लेके चले, लेकिन वो उसको वहीं छोड़ के अपना दूसरा सिलसिला शुरू कर देते। तो यू सी, जब तक ये सिलसिले अगर इनकी सिंसियरिटी नहीं होगी और सही तरीके से अगर इन चीज़ों को सिंसियरली फॉर द नेशनल इंटरेस्ट अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो इसी अबतरी का शिकार चलते रहेंगे। भाई आप कम से कम कोई पैमाना तो होना चाहिए कि आप जिसको जिस प्रोजेक्ट के लिए हेड बना रहे हो तो वो उसके काबिल है भी या नहीं है। अग्रीड। जब तक ये ज़ाती दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ और इस तरह के लोगों को आप अपॉइंट करते रहेंगे तो हाल यही होगा। हमारे जितने भी इदारे हैं आप देखें उनमें यही प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट इदारा हमारा जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बिकॉज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हमारे नेशनल बजट में 60%, I think now it's between 60 to 70% they contribute in our national budget, right? And the leakage of revenue within FBR itself is more than 30%. लोग पता है क्या, अक्सर जब मैं लोगों से बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि यार FBR से 2-4 सवाल तो हमारी तरफ से लाजमी कीजिएगा। पहला तो एक, अगर 20,000 से ज़्यादा वर्क फोर्स है, फिर हम लार्ज टैक्स पे यूनिट्स की बात करते हैं, रीजनल यूनिट्स की बात करते हैं। FBR से कहें कि आपके लोग काम क्या करते हैं, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन आती है क्या इसमें वाकई आपके लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो काम कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की मेजर्स हैं कि 52 कैटेगरीज विदहोल्डिंग टैक्स की हैं, इनकम टैक्स वगैरह है, ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद आपके पास पैसा चल के। भाई सेल्स टैक्स क्या है, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं दे रहे हैं ना उस पर, तमाम का तमाम रेवेन्यू तो वैसे अगर 70-80-90% रेवेन्यू ऐसे ही आ रहा है तो आपके लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। अब इस हवाले से मैंने बड़ी कोशिश की है कि FBR के चेयरमैन साहब इन सवालात के जवाबात हमें लाजमी दे दें। क्या पता हमारी नॉलेज, नाकिस नॉलेज में ये तमाम चीज़ें ना हो जो एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं, जो तनख्वाहें लोग ले रहे हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। हो सकता है कि हमारी नॉलेज बिल्कुल वाकई नाकिस हो, आप इसको क्लैरिफाई कर दें। आ जाए हमारे प्रोग्राम में, हम आपको विद ओपन आर्म्स वेलकम करते हैं, आके बैठें
आप नहीं आ सकते, हमें बुला लें, हम आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम पता तो चले कि हमारा इतना बड़ा इदारा FBR, जिसकी इतनी बातें होती हैं, करीब बड़ा काम हो रहा है, पता तो चले कि वाकई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम यहाँ प्रोग्राम में बैठ के ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। गुजारिश है आप देखें कि देखिए ये चीज़ तो हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी FBR इज़ वर्थ नथिंग। अब पता नहीं ये सच है झूठ है, मैं नहीं कह रहा, ये ज़्यादातर लोग कहते हैं कि FBR को कोई सिवाय हैरासमेंट के, अब पता नहीं ये भी सच है, लोग ऐसी बातें करते हैं। इसलिए हमने तो कहा है कि FBR के जो आला ओहदेदारान हैं, मैं तो कहूँगा कि जी चेयरमैन साहब, निसार साहब, तशरीफ़ लाइए ना, ज़रा हम देखें तो सही कि ये लोग जो आपके इदारे के लिए झूठ बोलते हैं, वाकई वो झूठ बोलते हैं या सच्चे हैं, या हकीकत तो पता चले कि आखिर हकीकत है क्या। FBR के बारे में काफ़ी ज़्यादा देखिए बात ये कि जिस दिन FBR ठीक हो जाएगा ना, पूरी मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। क्या बात कर दी आपने, यानी वही बात की जो हम लोग कहते हैं जिस दिन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं ना, आई एम सॉरी टू से कि वो इन सब के इंटरेस्ट है। अब बिजनेस लीडर्स क्या, लेकिन अब आप देखें कि आई एम सॉरी टू से जितनी ज़्यादा लीकेजेस जो ड्राई पोर्ट से होती है ना, उतनी कहीं से भी नहीं होती। यानी कि एक ज़माना तो ये था कि मैं कोट करूँगा लाहौर ड्राई पोर्ट का, कि पहले कंटेनर्स जो होते थे वो उनके वेयर हाउस में जाते थे, फिर बिल ऑफ लेडिंग बाद में फाइल होती थी। ग्रेट। तो अब होता ये था कि कराची में जिस कंटेनर, कोई देखने वाला नहीं होता था, अरे कोई पूछने वाला नहीं होता था यहाँ, तो इसलिए कि सबके इंटरेस्ट वहाँ वाबस्ता है, यानी जो दिल करता है करते रहे। एग्जैक्टली। इकोनॉमी की किसी को परवाह नहीं है, बेड़ा गर्क हो रहा है लेकिन काम हो रहा है। इकोनॉमी की परवाह होती तो आज हम इस हालत पे होते। मकसद कोई इसमें तो आप FBR पे मेरे साथ एक पूरा प्रोग्राम करें, फिर मैं आपको FBR की वो चीज़ें सामने लेके आऊँगा कि आप कहेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपको ये सारी चीज़ें दूंगा कि FBR में हो क्या रहा है, किस सिमत जा रहा है और अंदर ये सारी चीज़ें क्या है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि मुल्क का यही इदारा है। मैं आज से 2 साल पहले कहता था, जब इनका टारगेट होता था तकरीबन 2100 बिलियन का जो कहते थे, मैं कहता था कि आज भी FBR 4000 बिलियन कलेक्ट कर सकती है। अब आप देखें ना, हमारा जो इस साल का बजट 4394 बिलियन का है, राइट। अच्छा, FBR ने लास्ट ये जो जून तक जो किए 106 बिलियन कलेक्ट किए टैक्स के कह रहे हैं जी, जो 3.1 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट था उससे ज़्यादा कलेक्ट किया, शाबाशी दें कंधे पे जरा। इसकी वजह है कि लोगों से एडवांस में टैक्स लिए गए हैं। तो अभी मैं बहुत सारी बातें नहीं बोले, हमारे दोस्त मैंने आपसे कहा ना, FBR पे हम चाहते हैं कि इस अवाम को सच पता चले। नहीं, हम सच बताएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक्सक्लूसिव मैं आपके साथ एक अलग प्रोग्राम करूँगा और उसके अंदर वो तमाम चीज़ों को मैं डिस्क्लोज करूँगा। देखिए, इस वक्त चार्टर्ड जिस दिन FBR ठीक हो गया ना, तो ये अगले जो दूसरे 30% और 40% इदारे जो हमारे नेशनल बजट को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर FBR की आप 20% लीकेजेस को भी अगर आप कंट्रोल कर लेना, then you don't desire or require any assistance from World Bank और IMF। अब ये जो लीकेजेस की बात करें ना आप, थोड़ा इसको एलिब्रेट कर लें, क्योंकि आम बिजनेसमैन को भी पता है, मुझे भी पता है कि बेसिकली लीकेजेस क्या है। आम आदमी को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लोग अक्सर कहते हैं, देखिए आपको एक चीज़ बताऊँ, एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। देखिए, मैं आपको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब आप कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्सेस वो इनकम टैक्स काट लेते हैं, जो भी डिडक्ट हो जाता है, या बहुत सारी जगह जो एडवांस इनकम टैक्स वो डिडक्ट कर लेते हैं। फिर उसके रिफंड के लिए रेट फिक्स है, आपने 30% देना है, इस पे आपने 35% देना है। और अच्छे लोग भी हैं इसमें, नहीं, FBR में बड़े अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, अच्छे कमिश्नर्स भी हैं, अच्छे कलेक्टर्स भी हैं, लेकिन वो बेचारे जो है ना खुले लाइन लगे हुए होते हैं, उन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाती है। यानी ईमानदारी का फल उनको मिल रहा है। हाँ, इस मुल्क में जो भी ईमानदार है उसको उसका फल मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए न्यूजेंस वैल्यू जिसकी है ना, वही यहाँ पे चलता रहता है। आई मीन टू से कि मैंने आपको पहले मिसाल दी ना कि हमारा प्रॉब्लम यही है कि अभी मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कुछ FBR के अगर लोगों की मिसाल दूँ को, दे कांट इवन ड्राफ्ट वन ऑर्डर ऑल्सो। ओह माय गॉड। और सबसे क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं कि आप कुछ FBR के लोगों की एग्जाम्पल दे सकते हैं,
who cannot even draft? सर मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा आप मेरे साथ एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम एफबीआर पे करें, मैं ऐसी चीजें रिवील करूंगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुल्क का इतना बड़ा इदारा और उसके लिए ये बातें हो रही। इसकी वजह ये है कि जब आप कोटा सिस्टम पे आप कोटा सिस्टम कई सालों से ये कोटा सिस्टम इन्होंने कहा 10 साल में ख़त्म करेंगे, 15 साल में ख़त्म करेंगे। जब कोटा सिस्टम पे आप इंटीरियर से लोगों को भर्ती करेंगे तो फिर वो कॉम्पिटेंसी एफबीआर क्या इंडिपेंडेंट है वाकई आप समझते नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि एफबीआर को ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए। है ऑटोनोमस है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वजूहात क्या है भाई? वो तो टोटली पॉलिटिसाइज है, जिस तरह हमारे दूसरे इदारे पॉलिटिसाइज है। पुलिस, एफआईए, ये तमाम कोई इदारा हमारे ऑटोनोमस नहीं है। हमारा ये इदारा जो है, जिस दिन एफबीआर ऑटोनोमस बॉडी हो गई, यकीन करें कि आपको ना वर्ल्ड बैंक से ना आपको IMF से किसी से एक पैसा कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतने रिसोर्सेज है, इतना सब गुजारिश किसको करें? क्या हम अपने मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि इस हवाले से कोई मेजर्स लें, या वो खुद ही मेजर्स ले रहे हैं? देखिए, पहले तो खुद अमल करें। अच्छा पहले तो खुद अमल करें, ठीक है ना। अब आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा और हुंडी और हवाले से बाहर भेज रहे हो, वहाँ अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हो और हमें कह रहे हो कि आप टैक्स दो। तो ये आप देखिए ना, लोग टैक्स क्यों नहीं देते? इसलिए जो देना भी चाहते हैं तो दे नहीं पाते हैं। आपने जो एफबीआर के लोगों को बिठाया, पहले तो आप उनका पेट भरें, फिर आगे सिस्टम देखिए। शौकत अजीज ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम किया। क्या वाकई ऐसा कि पहले इनका पेट भरे उसके बाद? ऑफ कोर्स, उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते हो। मैंने कहा देखो, उनमें अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी उसमें हैं, लेकिन ये कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसी ही है जो कि हम और आप देख रहे हैं। ये हमारा रोज़ का मामला। देखिए, ये हर जगह आप नॉट ओनली एफबीआर, आप जिधर चले जाए हर इदारे में यही चीज़ है कि कोई सर पैर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। तो बहरहाल ये बताएं कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में होती है, जब हुक्मरानी होती है, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ होती हैं, उस पर बैठते हैं और जब बातचीत करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो सबके सब दो चार चीज़ें तो वही करते हैं जो हमेशा होती रही हैं कि जी शॉर्ट टर्म मेजर्स, क्विक मेजर्स, एक्सपेंसिव मेजर लेके बिजली के बहरान को हम हल करेंगे। सब्सिडीज़, हम कोशिश करेंगे कि सब्सिडीज़ हमारे बजट को ज़्यादातर न खा जाए। हम कोशिश करेंगे एडहॉक मेजर्स रेवेन्यू की ना लें। सबके सब आखिर ये क्यों करते हैं? देखें, बात ये है कि चले अब के इलेक्ट्रिक की मैं बात करूँगा। के इलेक्ट्रिक पे ये लोग सब खामोश क्यों हैं? आपको पता है कि रेजिडेंट्स का जो आप बिल पे कर रहे हैं 26 रुपीज़ पर यूनिट, ये रेजिडेंशियल का जो है नॉन कमर्शियल चार्ज किया जाता है। एक जो मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ वो ये कि अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। द पॉइंट इज़ कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो उनकी कुछ और डिमांड्स होती हैं, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो उनका स्टैंड डिफरेंट हो जाता है। वो सबके सब IMF की तरफ या डोनर एजेंसीज़ की तरफ आकर क्यों जाते हैं? हम अपनी रिसोर्सेज पे इन्हिसार क्यों नहीं कर सकते? हम इसी हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं चार्ट ऑफ इकोनॉमी के हवाले से। दो चार चीज़ें जो ब्रेक्स पर जाने से पहले हमने बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हमने डिस्कस की, आप उनको अगर हम मज़ीद डिस्कस करें, और ख़ास तौर पर ये चीज़ें कि जी जब भी कोई नई टैक्सेस आपने लगाने हों तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर आप ना लगाएं। नंबर 2 कि FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आप इंडिपेंडेंट करें, और एक नेशनल इकनॉमिक प्लान लाजमी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें, और साथ ही साथ जो CPEC की हम बात करते हैं, अनडाउटेडली जब भी हम डिस्कशन करते हैं कहीं भी, तो 46 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम देखते हैं कि बड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इस पे हुकूमत क्या कर रही है? डाडी साहब, सबसे पहले ये कि क्या, जैसे हमने बात की कि FBR के इंडिपेंडेंस के हवाले से एक तरफ, दूसरा ये कि क्या जब नए टैक्सेस इम्पोज होने चाहिए, जो हम अक्सर देखते हैं कि एकदम से एक डिसीजन आ जाता है SOR और इशू, फिर 0.6% को कम करके जो ना सदर साहब ने एक ऑर्डिनेंस कर दिया, उसको 0.4 कर दिया, 0.3 कर दिया, लोगों से बातचीत हो गई,
फिर एक वॉलंटरी टैक्स कंप्लाइंस चीज़ सामने आ जाती है, उसका कोई रिजल्ट है सच, कोई खातिर खाह उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। क्या जब भी कोई नए टैक्सेस लगानी चाहिए पार्लियामेंट में जाके पहले अप्रूवल हो, उसके बाद? जितने नए टैक्सेस आप लगाओगे उतनी टैक्सेस की चोरी होगी। ठीक। जितने आप टैक्सेस कम रखेंगे उतना आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ये बेसिक थ्योरी है और ये आजमाई हुई। आप अगर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगाएंगे तो स्मगलिंग बढ़ जाएगी। तो बात ये है कि हर गवर्नमेंट अपनी मजीद बढ़ जाएगी, मजीद बढ़ जाती है और बढ़ती, यही वजह है कि आपने मजीद का लफ्ज़ जो है नहीं लगाया। मजीद सर, देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट इन सच केस। एनीवे, तो कहने का मकसद ये कि जब आप चाहे इनकम टैक्स बढ़ाएं तो ज़ाहिर बात है फिर अफसरों की चांदी हो जाती है। जब आप अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे तो स्मगलिंग में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो आप टैक्सेस को एक बिल्कुल जेन्युइन तरीके पे रखें। अब जो गवर्नमेंट आती है वो सबसे शॉर्ट टर्म ये सोचती है बस टैक्सेस ज़्यादा लगाओ और पैसे लो, IMF से लोन लो, इससे पैसे लो, हम अपनी हुकूमत करके चले जाए। नेशनल इंटरेस्ट किसी को नहीं है। जिस दिन ये नेशनल इंटरेस्ट इन लोगों में आ जाएगा उस दिन ये तमाम चीज़ें हमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन चूँकि पब्लिक वोटों की कोई अहमियत है ही नहीं, हम चाहे वोट किसी को भी दे, रिज़ल्ट तो वही आएगा जो पहले से इस्टेब्लिश है। जो पहले से इस्टेब्लिश है वही रिज़ल्ट आना है, वरना आप कुछ भी कर लें, बोले यार मैंने तो रिज़ल्ट क्या आ गया। तो ये जब तक इस सिस्टम को हमारा इलेक्शन कमीशन, जब तक ऑटोनोमस बॉडी सही मानों में नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होगी। ठीक है ना। अभी BBC का एक प्रोग्राम कर रहे थे, हमारा एक दोस्त है, पिछले इलेक्शन में इंडिया गए थे कवर करने के लिए। उन्होंने कहा कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो राहुल गांधी कहीं उतरे तो वो खेत में पता नहीं बड़ा हुआ तो उन्होंने उनको बुला के वार्न किया और 3 दिन तक उनको बैन कर दिया गया पब्लिक उसके लिए एड्रेसिंग। और ये तो इतना बड़ा मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे कोई वो चीज़ें नहीं होती और सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो जो नादरा का सिस्टम है वो इंडिया के पास भी नहीं है। हमारे हर पाकिस्तानी के शहरी के पास पूरा ID कार्ड और हर डाटा मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं है। उनके पास तो इलेक्शन के लिए एक पैन कार्ड दिया गया होता है और उससे वो अपने वोट कास्ट करते हैं, वरना आम इंडियंस के पास उनके कोई ज़ाती नेशनल ID कार्ड नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है, हम दुनिया के कई ममालिक को दे रहे हैं और ये दे रहे हैं। लेकिन ये कि हम खुद उससे इस्तेफादा इसलिए कि हमारे ज़ाती इंटरेस्ट जो है ना वो कुछ और है। हम अगर नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे काम करेंगे ना तो इन तमाम चीज़ों से हम आगे निकल जाएंगे। और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हम इन द डेज टू कम जल्दी या थोड़ा देर से ये चीज़ देख पाएंगे कि हमारे मुल्क की मईशत को सियासत से अलग कर दिया गया है ताकि हमारी मईशत में बेहतरी आए? उस हवाले से कुछ फोकस्ड स्ट्रेटजी बना के एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्लान बना के काम किया जाए, जैसे कि मलेशिया ने किया, जैसे कि हम सिंगापुर 80s में देखा, इसी तरह अगर हम देखें तो बांग्लादेश ने किया, इसी तरह अगर हम देखें तो इंडिया ने देखें 90s में जो रिफॉर्म्स वगैरह हम देख पाएंगे। देखिए बात सारी ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। जिस दिन आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के फॉलो करेंगे ना ये तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अगर आप इसी वजह से सारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती है कि भाई मुझे तो 2018 के इलेक्शन से पहले सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, चले या ना चले। मैंने सब जगह इफ्तिताह करने, देखो मैंने ये मोटरवे बना दिया, मैंने ये फलां वे बना दिया, मैंने वो चले या ना चले, लेकिन उन्हें ये तमाम चीज़ें जो है ना शॉर्ट टर्म चाहिए। ठीक है। तो ये जब तक आप अपने अगले इलेक्शन को जीतने के लिए जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ अगर आप लेके चलेंगे तो ये सिलसिले नहीं होती। आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को जारी रखें। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट अगर इनकम्प्लीट है तो अगली गवर्नमेंट जो भी होगी वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता ही नहीं। पिछली गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो रोक दिए जाते हैं और जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपने ने, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट शामिल होते हैं, इंटरेस्ट के अंदर उनके किकबैक्स होते हैं, उनकी ये सारी जो अंडर टेबल इनकम होती है सब फोकस वहीं पे करते हैं। फिर कहते हैं जी हम क्यों ना लें, हमें इलेक्शन में एक इलेक्शन में इतना खर्चा करना पड़ा तो वो कौन देगा हमें। आई मीन टू से कि भाई यहाँ अगर यही आपका माइंडसेट है
तो फिर हमारी इकोनॉमी तो यही रहेगी। फिर तो हम अपनी मईशत को सियासत से अलग कर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं ये उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे जब तक अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जैसे प्रोग्राम्स की वजह से लोगों में बेताशा अवेयरनेस है और वो जानते हैं कि ये चीज़ें, और लोगों में ये चीज़ आ रही। इसीलिए हमने एक पूरी टीम बनाई है और हम एक वुमेन चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के हवाले से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें कौन कौन है? देखिए उसमें अभी इट इज़ अंडर प्रोसेस, तो मैं अभी वो नाम डिक्लेयर करना नहीं चाहता हूँ। उसमें लेकिन है बड़े नाम हैं, बड़े नाम हैं। इस मुल्क की लीडिंग इकोनॉमिस्ट भी उसमें है, इंटरनेशनल नोन इकोनॉमिस्ट भी है, अच्छे बिजनेस इंटेलेक्चुअल्स भी। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए और तमाम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं, और आपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है। जो प्रोजेक्ट्स आपके सही नहीं हैं, जो वायबल नहीं है, जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, उसको उनको निशानदेही करनी कि देखिए जी कि आप ये चीज़ जो है ना ये गलत कर रहे हैं, और अगर इसकी जगह ये चीज़ हो तो ये ज़्यादा बेहतर हो और यहाँ आपके प्रोजेक्ट सही तौर पे चल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे प्लान में है कि हम इसकी निशानदेही करेंगे और हम इन्हें बताएंगे कि देखें जी ये आप इस डायरेक्शन में। इंडिपेंडेंट फोरम होगा, पॉलिटिसाइज नहीं होगा, नो वे, नो कोई फंडिंग नहीं होगी, नो वे, कोई फंडिंग की किसी चीज़ की। अब देखिए ना, अब जितने भी ये सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस होती है वो फोटो सेशन पे ख़त्म हो जाती है, कोई बाय एंड लार्ज कोई उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं। जब तस्वीरें बन रही होती है ना, आप भी आइए, अरे आप वहाँ बैठे हुए, आप आइए ना, ये साथ साथ कर जाए, नहीं आप ऐसा करें, आप इस तरफ जाएँ, आप इस तरफ। यार ये क्या हो रहा है? इतने बड़े बड़े से मैंने तो यकीन करें कि सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस में जाना ही छोड़ दिया, जैसे कि मुझे पता है कि वहाँ कुछ नहीं होना। इन साहब को बुलाइए, आप वहाँ क्यों बैठे हुए, आप तो आके मेरे साथ बैठे और फिर खड़े हो जाए। अच्छा आप ऐसा करें कि जब तस्वीर बन रही होती तो आप उस तरफ चले जाए, आप इधर आ जाए, फिर ऐसा करें कि आप इधर। यार क्या हो रहा है यार? तस्वीर बनाने के लिए धक्के यूं कोनियाँ मार रहे होते हैं, सिर्फ तस्वीर। बिजनेस लीडर्स में भी आपस में ग्रुपिंग है। गुडनेस। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक अलग सिम पे जा रहा है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक अलग सिम पे जा रहा है। आपस में अगर चैम्बर का कोई बंदा फेडरेशन के कोई प्रोग्राम अटेंड कर ले तो इज बिन किक आउट। आई मीन देखो ये जो चीज़ें है ना, ये बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे नहीं होगी तो इस किस तरह ये चलेगा। मुनीर भाई है, ऐसे मुनीर साहब हमारे बिजनेस लीडर भी हैं, लेकिन उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। जब भी अगर वो उन्होंने अपने लोगों को या फेडरेशन के उनको बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ कि नहीं आप करें। जब तक आप अपने बिजनेस लीडर्स को एक फ्री हैंड नहीं देंगे ना, तब तक वो भी खुल के काम नहीं कर सकते। अब क्योंकि उनके अपने भी इंटरेस्ट है, अगर वो कोई चीज़ बियॉन्ड द गवर्नमेंट पॉलिसी कोई बात कर जाए तो फिर उन्हें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, तो वो भी एक मोहतात रहते हैं। जब ये ऑटोनमस बॉडीज़ बन जाएगी। देखिए ऐसे मुनीर साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जब भी मेरी मुलाकात होती है व्हाट आई सी इज़ कि वो कुछ करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट। बिल्कुल सही बात। अब मुझे नहीं पता कि मैंने ठीक फील किया है या नहीं, लेकिन मेरी फीलिंग ऐसे मुनीर साहब के लिए ये है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आई मे बी रॉन्ग, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि ही वांट्स टू डू समथिंग, वो चाहते हैं कुछ करना। और यकीन करें कि मेरे तो उनसे बिल्कुल भाइयों वाले लिंक्स हैं। व्हाट आई फील इज़ कि शायद आई मे बी रॉन्ग, शायद जब कोई बंदा काम करना चाहता है तो बहुत सारी हिचेस होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो कहता है कि यार मैं काम करना भी चाहता हूँ, लेकिन अब इन तमाम रुकावटों को कैसे हटाऊँ। क्या ठीक कह रहा हूँ मैं? आप बिल्कुल सही हैं। देखिए बीइंग उनको टीडैप के लिए जो अपॉइंट किया, मैं कहता हूँ उससे अच्छा कोई डिसीजन नहीं था, क्योंकि सारी बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट सब उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं और वो इसकी तमाम चीज़ों को जानते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो कि हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है, लेकिन इसमें ऐसे मुनीर का कोई वो नहीं है। ये इंटरनेशनली एक रिसेशन जो चल रहा है, बुनियादी वजह ये है। ये जो सब्सिडीज़ की अक्सर हम बात करते हैं, अब जब हम चार्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो दो चार चीज़ें, एक तो ये टैक्स रिफॉर्म्स कर लें यार, खुदा के लिए टैक्स रिफॉर्म्स कर लें। और टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन के हवाले से भी बातें हुई, वो बना भी, 110 दिन दिए गए, फिर टाइम बढ़ा, फिर उनकी रिकमेंडेशंस आई, फिर कुछ लोगों ने कहा जी रिकमेंडेशन दी, उन रिकमेंडेशन में से शायद ही कोई चीज़ इंक्लूड हुई है बजट में। फिर टैक्स रिफॉर्म कमीशन के कुछ लोगों से बातचीत होती है, मैं उनसे जब कहता हूँ कि यार कुछ बताएं तो सही, रिजल्ट क्या है, तो कहते हैं यार, मैं कहता हूँ भाई कुछ तो बताओ यार, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी लोगों से दोस्ती है, वो कहते हैं यार वो बता देंगे आपको। अरे यार कुछ तो बताएं, प्रोग्राम में आके ज़रा
कोई ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसी कंक्रीट मेजर्स बता दें कि देखें ना 20 लोग के करीब थे आपकी कमेटी, इतनी बड़ी कमेटी, और मसूद नकवी साहब उसको चेयर भी कर रहे थे, फिर APR के चेयरमैन उस कमेटी के सेक्रेटरी भी थे। तो यार कुछ तो बताओ कि ये जो कमीशन बना, इतनी हाइप क्रिएट हुई, मीडिया, हमने इंटरव्यूज़ किए आप लोगों के, हम तो कह रहे थे कि यार कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिसके ज़रिए हमारे जो टैक्स मैकेनिज़्म में जो खराबियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी। कुछ हुआ तो सही, यार कुछ तो बताओ यार, क्या कुछ बात है? देखिए सारी बात ये है कि आप जैसे टैक्स की बात कर रहे हैं ना, मैं इसमें एक आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। मैं टैक्स को फॉर द टाइम बिंग एक साइड पर रखता हूँ, ठीक है। आज से 30 साल 40 साल पहले, 35 साल पहले इंडिया में मेरे ख्याल है मनमोहन सिंह का ही दौर था, उन्होंने एक रिफॉर्म लाए। उन जितने भी शहर और गांव थे उसके साथ उन्होंने एक इंडस्ट्रियल जोन कायम किया। ये आप 90s की बात करें जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे? नॉट 90 बल्कि 80s की बात कर रहा हूँ, 80s की। मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि इंडिया के तमाम छोटे गांव शहरों के बाहर एक इंडस्ट्रियल जोन बनाए, और उनको कहा गया कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उसको हम 30% रिबेट देंगे। अब लोगों ने अपने शहरों छोड़ के वो अपने गांव आए और उन्होंने वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगाई। उन्होंने वो मार्जिन रखा था क्योंकि ईमानदारी वहाँ भी उतनी है जितनी हमारे यहाँ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, लेकिन कम से कम वहाँ एक लॉ एग्जिस्ट करता है और वहाँ भी करप्शन है, लेकिन वहाँ की करप्शन विद इन सम पैरामीटर्स है। हमारे यहाँ तो करप्शन का मतलब स्काई इज द लिमिट, यानी कि कोई रिटेल नहीं होलसेल की करप्शन। जी जी जी, मैंने कहा ना स्काई इज द लिमिट, तो यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लोगों को उनके गांव के बाहर ही, उनके गांव के साथ ही, उनके अपने छोटे छोटे कस्बों में ही रोज़गार मिल गया, और उनका जो इंडस्ट्रियल जो है वो पूरे इंडिया में वो निज़ाम फैल गया, ठीक है ना। तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुई है, तो आज देखो कहाँ से कहाँ निकल गए। वो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज में तब्दील हो गई। $2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की नॉमिनल GDP, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्ट। और मैंने कितनी मरतबा ये बात कही, लेकिन हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आती कि भाई इसमें आप अब बेचारा कहाँ से लोग जॉब करने कहाँ से आते हैं, ना रहने के लिए उनके पास, हर बंदा कराची का रुख कर रहा है या लाहौर का रुख कर रहा है, बड़े बड़े शहरों में। भाई आप उनको उनके कस्बों में, उनके शहरों के पास इंडस्ट्रियल जोन बना के, यही होना चाहिए। तो चाइना ने क्या किया? एग्जैक्टली, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे वो अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। यहाँ तो बजाय ये कि आप इंडस्ट्रीज लगाएं, इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास है नहीं, और आप चाइना से माल मंगाते हैं, लेबलिंग करते हैं और वो आप मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे भाई अगर आप यही करें, इसी पे जो आपने बात की ना कि अगर हम एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं तो क्या उसमें हम जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, देखिए 2-4 फ्री ट्रेड, श्रीलंका, मलेशिया, चाइना, और अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली हम इंडोनेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ, तुर्की के साथ। क्या आप समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स जितने भी हमने साइन किए हैं, कोई फ़ायदा हमारी मईशत को पहुंचा है? भाई देखिए बिल्कुल पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। अगर किया है तो अब तक आप सबसे पहले आप अपने पड़ोस में इंडिया, उसके साथ क्यों नहीं कहते ट्रेड एग्रीमेंट? ज़्यादातर तो वो तो आपके ज़्यादा नज़दीक है, उसके साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। इंडिया के साथ ज़्यादा तो आपके क्लोज वो बैठा हुआ है। और अगर आप देखें बात ये, हमारा नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन जहाँ बिजनेस का ताल्लुक उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। 10 चाइना इंडिया देखिए नहीं है, पॉलिटिकली कुछ है मसाइल, लेकिन तिजारत देखिए आप, 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की म्यूचुअल ट्रेड, वो 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स को देख रहे हैं, 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स को देख रहे हैं। चाइना और ताइवान जब आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? हम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कोई डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम नहीं है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जितने भी अब आप जो भी लोग कारोबार इंडिया के साथ करें, उनकी जितनी भी TT और पेमेंट्स होती है वो वाया न्यूयॉर्क जाती है। तो ये कितना बड़ा लॉस इंडिया का भी है, पाकिस्तान का भी है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए। और ये इकोनॉमिक प्लान की हम बात करें, नेशनल इकोनॉमिक प्लान, उसमें आप समझते हैं कि हमें PTAs पे और FTAs पे फोकस वाकई रखना चाहिए, चाहे किसी भी मुल्क से, चाहे हम थाईलैंड की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें? देखिए ट्रेड और बिजनेस तो ये तो एक, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती और इस पर कोई कदगन लगनी ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें वो है कि ये ओपन होनी चाहिए, ठीक है ना। और जहाँ से जिसको जो फैसिलिटीज़, जहाँ से जिस दाम में आपको मिलता है,
सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है और बेहतर मिलता है, स्टैंडर्ड के साथ, क्वालिटी के साथ मिलता है। अच्छा, अब मैं इसी की इंडिया की मिसाल आपको एक दूंगा कि इंडिया आपको एक्सपोर्ट करेगा, आपकी कितनी बड़ी मार्केट है, वेयर एज यू हैव अ बिग मार्केट ऑफ इंडिया, 1.2 बिलियन एग्जैक्टली सारी दुनिया वहाँ फोकस करी, हम पड़ोस में रह के हम उससे इस्तेफादा हासिल नहीं करते। ठीक है, उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी है जिसमें उन्होंने, लेकिन चाइना के साथ, जब चाइना की 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, हमने FTA साइन किया 2007 में, देखें कोई 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हार्डली हमारी म्यूचुअल ट्रेड थी। फिर ये 2014-15 तक की जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक तो तकरीबन 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स, चले अगर 12 है या 15 है, अब जब हम उसमें देखते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट तो हार्डली 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की, वहाँ से इंपोर्ट कोई 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की, तो क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, आप बताएं कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास ना पावर है, ना आप बिजली है, कुछ नहीं है, तो आप ना टाइम पे उनकी प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, ना वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जब टाइम पे एक चीज़ तैयार नहीं हुई तो आपसे कौन बनाएगा? आपके कहने का मकसद है कि आप अपना इकोनॉमिक एजेंडा बनाएं, आप FTA, PTA सब चीज़ें साइन करें, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, पहले उनको यूटिलिटीज़ तो दें आप। वही ना, जब उनके पास यूटिलिटीज़ होगी, वो टाइम पे माल आपका बना के देंगे, तब बाहर वाले ख़रीदेंगे। जब तक आप टाइमली वो चीज़ प्रोडक्ट तैयार नहीं हुई तो उनके लिए बेकार हो जाएगा। तो यही बेसिक प्रॉब्लम है कि जब तक पावर ही नहीं है तो आप कैसे इसको आगे लेके चलेंगे? आखिर में CPEC के हवाले से वेरी क्विकली अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। देखिए, CPEC के हवाले से ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक हमें यही नहीं पता है कि हमारा शेयर क्या है CPEC में। कोई नोबडी नोज। मैंने गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स से, इकोनॉमिस्ट से दुनिया भर की खाक छान ली, लेकिन मुझे अभी तक ये जवाब नहीं मिला कि व्हाट पाकिस्तान इज गेटिंग। एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? उन्होंने विजन भी तो दिया है 2025 का। अब CPEC के हवाले से ज़ाहिर है उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा। क्या कहते हैं मोहतरम? देखिए, लफाजी करना और रोज़ी पिक्चर बताना तो ये तो अगर आप उनके ये देख ले तो सरकारी चैनल देखे तो आपको लगेगा पाकिस्तान। चले, एहसन इकबाल साहब से भी एक मुद्दबाना गुजारिश है। एहसन इकबाल साहब, आपसे बड़ी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी ये कहते हैं कि CPEC के हवाले से उनको ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप भी अगर टाइम निकाल लें तो आपके साथ भी एक नशिस्त हो जाए, पता चले अगर आपने अच्छा काम किया है और वाकई इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, और लगता तो यह है कि बेनिफिट है, तो उसको ज़रा एलेबरेट कर दें। ये जो हम अक्सर बातें करते हैं, पता नहीं वो आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट जाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्चुअल जो सिनारियो उस हवाले से आप काइंडली ज़रा इसको एलेबरेशन कर दें। हम हाजिर हैं, आप अपनी हाज़िरी के हवाले से बताइए, अपनी अवेलेबिलिटी के हवाले से बताइए, ताकि ये जो चीज़, देखिए प्रोग्राम में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि CPEC एक अच्छा स्टेप है, लेकिन तफसीलात नहीं है। चलें, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ से वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। क्योंकि ये कहते हैं कि $100 बिलियन पर एनम हम कमाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। $100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर एनम CPEC इनकम होगी या प्रॉफिट होगा या टोटल जो कुछ भी आपके रेवेन्यू में आएगा। क्या बात है, 100 बिलियन ये जो कहा जाता है। लेकिन बात ये है कि हमें तो देखिए, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा शेयर क्या है CPEC में। बात पोर्ट चलाने का हमें तजर्बा पाकिस्तान बना तब से है। कराची पोर्ट 1947 से पाकिस्तान खुद चला रहा है, 25-30 साल से पोर्ट कासिम हम चला रहे हैं, तो गवादर पोर्ट भी हम चला सकते थे। लेकिन अच्छा, अभी तक ये भी नहीं पता कि वहाँ पे लेबर कौन सी होगी, चाइनीज़ होगी या हमारी लेबर होगी। अभी ये नहीं पता कि उस रूट से, उस वहाँ से हमें मिलेगा। जब चाइना ही वो रोड बना रहा है तो टोल टैक्स वगैरह सारा वही लेके जाएगा, ठीक है। और जो 46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, लेकिन डेवलपमेंट तो होगी। नहीं, डेवलपमेंट तो ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात सारी है, मैंने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछा, मैंने पिछले साल जब ये CPEC का वो नहीं होता तो मैंने डॉक्टर हफीज़ पाशा से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच आर वी गोइंग टू अर्न फ्रॉम द CPEC। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने क्या कहा? डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब कहते हैं, मिस्टर डैडी, डू यू हैव एनी डिटेल अबाउट दिस? उनके पास भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट ही सेड। तो आई सेड के नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। So he said कि I'm sorry, I am unable to answer this question because I don't have any details with me. I understand. That is something which perhaps should be addressed immediately, ताकि लोगों को अगर कोई अभाम है तो वो हल हो जाए। फारूक डाडी साहब, it was really wonderful having you on the show. Thank you so much for your time. Thank you. You're welcome. वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।